दोस्तों जय हिंद। हम प्रीवियस ईयर पेपर का जीके जीएस देख रहे हैं, है ना। और अगर आप कर रहे हो तो बहुत बढ़िया, नहीं कर रहे हो तो शुरू कर दो, नहीं तो बहुत ज़्यादा आगे चल के बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है आपको। ठीक है, तो बिना समय गवाए हम शुरू करेंगे फटाफट। मौर्योत्तर काल में वे पुरुष और महिलाएं जिनके पास जमीनें नहीं थी, ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन कौन है जिनके पास जमीनें नहीं थी, कौन हो सकता है भाई। तो सबसे पहले अगर बात करें ग्राम भोजक, तो ग्राम भोजक है ना, ये मुखिया थे, मुखिया गांव के। ठीक, मुखिया मौर्योत्तर काल में। ठीक है। गृहपति, गृहपति कौन होते थे? तो एक छोटे किसान। ठीक है, स्वतंत्र छोटे किसान। ठीक है। और भूमिहार, इसका कोई जिक्र नहीं। दास कर्मकार, दास और कर्मकार कौन होते थे? तो दास होते थे जो सेवक, ठीक है, और कर्मकार कर्मचारी, तो ये दोनों एक ही तरह के हैं, इसलिए एक साथ है। ठीक है, याद रखिएगा। इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? तो दास और कर्मकार। ये दास कर्मकार के पास जो है, इनके पास जमीनें नहीं होती थी। कब? तो मौर्योत्तर काल में। मौर्य साम्राज्य के स्थापना कब हुआ, मतलब कौन किया, है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य। और इसको, इसका अंतिम शासक कौन? तो इसका अंतिम शासक बृहद्रथ, बृहद्रथ, है ना। इसकी हत्या करके कौन बन गए? तो इसकी हत्या करके बन गए पुष्यमित्र शुंग, है ना, पुष्यमित्र शुंग वंश की शासक। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। आयरन की कमी से क्या होता है? तो आयरन की कमी से क्या होता है? हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया जो बीमारी है ना, वो कैल्शियम की कमी से होता है। ठीक है, कैल्शियम की कमी से होता है। एनीमिया एक्चुअली इसका सही जवाब है। थायराइड, थायराइड जो होता है वो किसकी कमी से होता है? तो ये होता है आयोडीन की कमी से। ठीक है, आयोडीन। अगर आयोडीन नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा? अंदर थायराइड ग्रंथि जो है वो सही से काम नहीं करेगा, और थायराइड जो है वो सही से काम नहीं करने की वजह से घोंघा रोग हो जाता है ना। तो ये बीमारी है। क्वासियारकोर क्या है? तो क्वासियारकोर जो है वो प्रोटीन के कमी से होने वाली बीमारी है। प्रोटीन, ये ज़्यादातर बच्चों में होता है। अगर उनको सही से अच्छा प्रोटीन नहीं मिलेगा उनके भोजन में, तो वो क्या हो जाएंगे? क्वासियारकर बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे। एक्चुअली इसका सही जवाब क्या है? एनीमिया। आयरन की कमी से क्या होता है? ब्लड जो है, खून, उसको जो है ऑक्सीजन ढोने की क्षमता, ऑक्सीजन जो ले जाता है ना पूरे शरीर में और लेके आता है, तो खून ही करता है। तो लेके आ जाता है जब, तो उसकी क्षमता कम हो जाती है ऑक्सीजन ले जाने की, इसलिए एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऐसी एक वीडियो जरूर हम बात करेंगे। वैसे विटामिन के रिलेटेड हम बात किए हैं, लेकिन मिनरल से भी रिलेटेड बात करेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे साथ। वीडियो पसंद आएगा तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। ठीक है। तोरज्ञ, तोरज्ञा एक कितने दिन का एक मठ उत्सव है, ठीक है, जो अरुणाचल प्रदेश के मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। देखो, त्यौहार से संबंधित हम वीडियो पहले कर चुके हैं, तो इसको जरूर देखिएगा। क्या है, भविष्य में ऐसे प्रश्न अगर नहीं अगर करके रखोगे तो एक बार जब आएगा ना प्रश्न, तो वो छटपट छटपट हो जाएगा कि भाई क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। इसलिए पहले से इतना चीज़ पढ़ लेना है कि प्रीवियस ईयर के बाद जब एग्जाम सेंटर पे शुरुआत होगा ना, तो एनालिसिस का फायदा मिले इसका। ठीक है, पढ़े ही नहीं रहोगे तो एनालिसिस करके फायदा क्या होगा, है ना। जो चीज़ छूटा रहेगा उसको पढ़ना पड़ेगा, जो चीज़ कम होगा ज़्यादा होगा उसको रिवीजन करना पड़ेगा। तो ये फायदा है प्रीवियस ईयर करने से। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है कौन सा त्यौहार? तो तोरग्या उत्सव। ठीक, ये कहाँ होता है? तो तवांग, तवांग में। ठीक है, तवांग मठ में। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, ऐसी प्रथा है यहाँ पे कि दलाई लामा से आशीर्वाद भी लिया जाता है। ठीक है, यहाँ के लोगों के द्वारा। कौन से लोग होंगे? जनजाति जो है मोनपा। ठीक है, दलाई लामा के द्वारा ये आशीर्वाद भी लेते हैं इस समय। ये 3 दिवसीय त्यौहार है। ठीक है, 3 दिवसीय त्यौहार है। आगे बढ़ते हैं। अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन? तो पेमा खांडू, नाम तो सुने होंगे बहुत बार, है ना, पेमा खांडू। और इसके जो गवर्नर हैं उनका नाम है केवल्य, केवल्य त्रिविक्रम,
त्रिविक्रम परनैक, है ना, ठीक, याद रखना। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? तोरग्य। याद रखिएगा कौन सी जनजाति के द्वारा होता है? मोनपा, अरुणाचल प्रदेश, तवांग मठ में, ठीक। भारत के किस केंद्रीय मंत्री ने 2022 में ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज स्टेज 2 जो है उसका शुभारंभ किया? धर्मेंद्र प्रधान, राजकुमार सिंह नहीं, सर्बानंद सोनोवाल नहीं, हरदीप सिंह पुरी, ठीक है। उस वक्त इनके पास कौन सा मंत्रालय था या कौन सा मंत्रालय के द्वारा यह संचालित था, ये भी जान लो। हालांकि ये अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जो वर्तमान में घटित हो रहा है घटना उसके बारे में तो हम रोज चर्चा कर ही रहे हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है। ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज जो स्टेज 2 है इसका शुभारंभ कौन किए? तो हरदीप सिंह पुरी, आवास और शहरी मामलों के मंत्री, ठीक है, आवास और शहरी मामलों के मंत्री, ठीक है, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत के सबसे बड़े जलप्रपात, अच्छा भारत नहीं है, केरल है एक्चुअली। केरल के सबसे बड़े जलप्रपात का क्या नाम है? तो केरल के सबसे पहले ये देख लेते हैं, कुंचिकल। कुंचिकल कहाँ है? तो ये है कर्नाटक में, ठीक है। कहाँ है? ठीक है, कुंचिकल कहाँ है? कर्नाटक में। और ये कुंचिकल जलप्रपात है जो वो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, भारत का सबसे ऊंचा, ठीक। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन? कुंचिकल, ठीक। दूध सागर जलप्रपात, दूध सागर जलप्रपात जो है वो कहाँ पे है? गोवा में, गोवा में है ये मांडवी नदी है ना, मांडवी नदी गोवा में उस पे है, ठीक, मांडवी नदी, याद रखिएगा। अच्छा, अथिरा पीपल्ली और वाझाचल जलप्रपात, ये वाझाचल और अथिरा पीपल्ली ये जो दोनों है ना वो एक्चुअली केरल में है, लेकिन पूछ रहा है कि सबसे बड़े जलप्रपात, तो अथिरापल्ली जलप्रपात जो है वो सबसे बड़ा है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है, पता नहीं ऐसे प्रश्न भी पूछ लेता है तो पढ़ना पड़ेगा। कई बार ऐसा होगा कि अगर ये सब थोड़ा सा पढ़े नहीं रहोगे ना, तो प्रीवियस ईयर अगर नहीं देखोगे और नहीं पढ़े रहोगे तो जब एनालिसिस करोगे एग्जाम सेंटर से आने के बाद, जिस किसी किसी के पहले शिफ्ट से, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो कुछ चीज़ पहले से पढ़ के रखना है ना। तो हम देखेंगे किसी दिन हर स्टेट का जलप्रपात करके, ऐसे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, फिर भी देखेंगे, ठीक है। केरल का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन? तो अथिरापल्ली। केरल के बारे में थोड़ा सा, तो केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन, है ना, पिनरई विजयन। अभी यहाँ पे बाढ़ भी आया था वायनाड में। और राज्यपाल कौन? गवर्नर तो आरिफ मोहम्मद खान, बहुत चर्चे में रहते हैं हमेशा, आरिफ मोहम्मद खान, ठीक, याद रखना। भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने किस वर्ष ओलंपिक में भाग लिया था? देखो अभी ओलंपिक हुआ है 2024 में, है ना, पेरिस में, जिसमें हम 6 पदक जीते, जिसमें से 1 सिल्वर प्लस 5 जो है वो ब्रॉन्ज, है ना। इससे पहले जो 20 में हुआ था उसमें 1 गोल्ड भी जीते थे, लेकिन ये रह गया, चलो कोई नहीं। 2016 में दीपा कर्माकर जो है पहली महिला जिम्नास्ट जो भाग ली थी ओलंपिक में, ठीक है, पेरिस ओलंपिक में, सॉरी ये हुआ कहाँ था? रियो में, रियो मतलब ब्राज़ील में, है ना, रियो में, ठीक है, रियो ओलंपिक्स 2016, उसमें हम जीते थे क्या? तो 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज, ठीक। सिल्वर जो है वो पीवी सिंधु जीती थी। अच्छा, पीवी सिंधु जो है वो पेरिस ओलंपिक 2024 जो हुआ उसके ध्वजवाहक रही थी, है ना। और 1 ब्रॉन्ज जीते थे, 1 ब्रॉन्ज जो जीते थे वो कौन जीता था? तो साक्षी मलिक, ठीक है, कुश्ती में, कुश्ती में साक्षी मलिक, ठीक। और बैडमिंटन के बारे में पता ही है, पीवी सिंधु अभी बताया। चलो आगे बढ़ते हैं। चुनाव आयोग, चुनाव आयोग राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव के पदों के लिए चुनाव का संचालन करता है, ठीक है। तो किसका किसका करता है? राज्य विधानमंडल का, विधानसभा का करता है, बिल्कुल सही। राष्ट्रपति का भी करते हैं और उपराष्ट्रपति का भी। डिप्टी स्पीकर और स्पीकर का नहीं करता है, ठीक है, ये वहाँ के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, ठीक। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता। प्रधानमंत्री सदन के नेता जो बहुमत दल का बहुमत जो जिसको मिलता है, जिस पार्टी को या जिस गठबंधन को,
उसके जो नेता होते हैं वही प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। इसका कोई चुनाव नहीं करता कोई ऑफिशियल, वो अपना अपने से करते हैं, ठीक है। एक्चुअली संसद का चुनाव करते हैं, लोकसभा राज्यसभा का, है ना, राज्यसभा का नहीं लोकसभा का, है ना, संसद राज्यसभा और लोकसभा दोनों का चुनाव कौन करता है, तो अपना चुनाव आयोग, ठीक। चुनाव आयोग के अभी अध्यक्ष कौन है, मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन है, तो राजीव कुमार, वर्तमान में अभी बहुत बिजी हैं, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में भी चुनाव चल रहा है विधानसभा का, तो राज्यसभा और लोकसभा का चुनाव भी कौन कराता है, चुनाव आयोग, ठीक है, राजीव कुमार। अच्छा ये किस भाग में है ना, ये पूछता है कई बार, तो भाग 15, ठीक है, भाग 15 में क्या बोल रहा है, चुनाव आयोग पूछ रहा है कि चुनाव आयोग किस भाग में, तो भाग 15 में है और अनुच्छेद 324, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पंडित बिरजू महाराज निम्न में से किस नृत्य शैली से जुड़े थे, ये पंडित बिरजू महाराज जो बहुत पुराना प्रश्न हो गया है, ठीक है। चलो देख लेते हैं फटाफट थोड़ा सा। मणिपुर, मणिपुरी से संबंधित है, मणिपुरी जो है वो उनसे संबंधित कोई एक दो व्यक्ति की बात कर लेते हैं हम। तो राजकुमार सिंहजीत सिंह, राजकुमार, है ना, राजकुमार सिंहजीत, ये किससे संबंधित है, तो मणिपुर से, सिंहजीत सिंह। ओडिशा से हम बात कर रहे हैं बार बार, ओडिसी जो केलुचरण महापात्रा, है ना, और भी व्यक्ति हैं इससे रिलेटेड, हम कई बार एक वीडियो में भी बात की है, सभी नृत्य से संबंधित कम से कम 5-5 6 आदमी के बारे में हम बात किए हुए हैं। कुचिपुड़ी से राधा रेड्डी, है ना, वेदांतम सत्यनारायण, वेदांतम सत्यनारायण, राधा रेड्डी, सत्यनारायण, है ना, वेदांतम सत्यनारायण, राधा रेड्डी, है ना, बहुत सारा रेड्डी करके बहुत टाइटल है, एक बार आप जरूर देखिएगा वीडियो, अगर आप देख रहे हो चैनल वीडियो यहाँ तक तो। कथक, कथक से एक्चुअली ये संबंधित है कौन, पंडित बिरजू महाराज, शंभू महाराज। ये सब प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा पुराना हो गया, बहुत पूछता रहता है, ठीक है, अभी भी पूछता रहता है, हम जब शुरू किए थे तब भी पूछता था, तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा कथक कहाँ पे है, कथक जो है वो उत्तर भारत का है, जिसमें से उत्तर प्रदेश, ठीक, यूपी, ठीक है, बाकी उत्तर भारत कह सकते हो। कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। मणिपुर उड़ीसा तो पता चल ही जाता है नाम से ही। पेशेवर खेल के लिए टेनिस रैकेट की अधिकतम लंबाई कितनी होती है, ठीक है, ये अजीब सा प्रश्न है, ऐसे रिलेटेड प्रश्न पूछ रहा था कि खेल में कितने व्यक्ति होते हैं, ऐसे प्रश्न बार बार पूछ रहा था। चलो अगर ये भी रिपीट होगा तो एक बार देखेंगे, हालांकि ये बहुत मुश्किल चीज़ है, ठीक है। तो खेल से संबंधित व्यक्ति पूछ रहा था, सॉरी व्यक्ति नहीं, क्या पूछ रहा था, शब्द पूछ रहा था और खिलाड़ी पूछ रहा था कि कितने खिलाड़ी हैं, अभी ये तो बहुत मुश्किल सवाल है, ठीक है। तो टेनिस कोर्ट के बारे में, अच्छा टेनिस रैकेट के बारे में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है टेनिस रैकेट का, कि अधिकतम लंबाई कितनी होती है, तो ये 29 इंच होता है, ठीक है, इसका सही जवाब यही है। टेनिस रैकेट है ना, टेनिस, ये जो कोर्ट ग्राउंड है ना, इसको कोर्ट बोलते हैं ग्राउंड को, तो कोर्ट जो है वो कितना लंबा और चौड़ा होता है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो ये 78 फीट होता है लंबा, और चौड़ा जो होता है वो होता है 27 फीट, ठीक है। ये अकेले खेलने वाला, अगर युगल में खेल रहे हैं, मतलब जोड़ी जोड़ी में खेल रहे हैं ना, तो लंबाई 78 फीट ही होता है, लेकिन चौड़ाई हो वो बढ़ जाता है, ठीक है, 36 फीट, ठीक। अभी वर्तमान में टेनिस चल रहा है कहाँ पे, यूएस ओपन, है ना, यूएस ओपन चल रहा है अभी, देखेंगे इसमें क्या होता है, यूएस ओपन, यूएस ओपन चल रहा है अभी, ठीक है। इसमें जो होता है उसके बाद देखेंगे। यूएस ओपन जो है वो कहाँ पे खेला जाता है, तो हार्ड कोर्ट में, हार्ड कोर्ट में, ठीक है, हार्ड कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं, हार्ड कोर्ट में खेला जाता है, ये सिंथेटिक में खेला जाता है। इसके अलावा हार्ड कोर्ट में और कौन सा खेला जाता है, तो वो है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन दोनों हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, लेकिन ये सिंथेटिक हार्ड कोर्ट और ये एक्रिलिन हार्ड कोर्ट, ठीक है। एक्चुअली हार्ड कोर्ट बोलने से भी काम चल जाएगा, टेंशन इतना नहीं, लेकिन याद रखिएगा सिंथेटिक वाला ऑस्ट्रेलिया, और ए फॉर अमेरिका, तो ए फॉर एक्रिलिन, ठीक है, एक्रिलिक, एक्रिलिक याद रखना। उसके अलावा फ्रेंच,
फ्रेंच जो है वो क्ले में खेला जाएगा, मिट्टी में, ठीक है, क्ले। और विंबलडन, W फॉर विंबलडन, ये कहाँ खेला जाएगा, तो ये खेला जाएगा ग्रास, ठीक। ये सब प्रश्न पूछता है इसलिए बता रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। बेंगलुरु टेक समिट 2022 का उद्घाटन किसने किया, तो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, तो कहने का मतलब ये था कि हम इससे रिलेटेड वीडियो में देखते रहते हैं, करंट को हम जोड़ के रखते हैं हमेशा कि भैया ये जो प्रश्न पूछ रहा है ये तो आज आउटडेटेड हो गया है, ठीक है, इसका थीम भी था तब, छोड़ो ये अभी, ठीक है। लेकिन वर्तमान में जो घटना घटित हो रहा है ना, जिसकी अध्यक्षता कोई प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं या फिर कैबिनेट मंत्रालय में से कोई कर रहा है या खास करके अपना गृह मंत्री कर रहे हैं, इस तरह के जो प्रश्न है उसको हम देखते रहते हैं। मेरा मेन मकसद ये है कि ऐसे वीडियोस में हम ऐसे बात करें, ठीक है, कि पढ़ना क्या है एक्चुअली में, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं पहले। जनगणना आयुक्त कौन है, तो वह है विवेक जोशी, विवेक जोशी, ठीक। विवेक जोशी अभी कौन है, जनगणना आयुक्त। अच्छा, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, ठीक। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य तो वो है सिक्किम, ठीक है, SIK लिख देते हैं, सिक्किम सबसे कम, ठीक। इसके बाद अगर बात करें साक्षरता दर पढ़ाई वाला है ना, तो केरल सबसे आगे। उसके बाद सबसे नीचे कौन, तो सबसे नीचे अपना बिहार, ठीक, साक्षरता दर में। अगर लिंगानुपात की बात करें तो हरियाणा सबसे ऊपर, सबसे मतलब वर्स्ट, खराब, समझ रहे हो, है ना। और केरल सबसे अच्छा, जहाँ पे लिंगानुपात सही है, ठीक है, हरियाणा सबसे खराब। तो पूछ रहा है क्या, जनगणना के अनुसार देश का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो दूसरा, पहला कौन, सिक्किम, दूसरा कौन है, तो वो है मिजोरम, ठीक, याद रखना। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में खाद्य फसलों का आयात प्रतिबंधित हो गया, कम हो गया, अप्रभावित रहा, बढ़ गया। देखो, आयात जो है वो तो कम ही होगा ना, अप्रभावित कैसे रहेगा, है ना। जब हमारा खाद्य उत्पादन बढ़ा तो जायज सी बात है कि कम हुआ होगा आयात, दूसरे देशों से जो हम खरीद रहे होंगे वो क्या होगा, कम हो जाएगा। 1960 के दशक में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई, पहली बात, ठीक है। उसके बाद क्या, उसकी शुरुआत करता, नेतृत्व करता कौन थे, तो MS स्वामीनाथन, अभी हाल में इनका निधन हो गया, MS स्वामीनाथन, है ना। और इनको भारत रत्न मिला है अभी 2024 में, ठीक है, याद रखना, भारत रत्न, तो ये इंपॉर्टेंट है वैसे भी, ठीक। अटलांटा के मेयर ने किस नृत्य गुरु के सम्मान में 3 नवंबर 1994 को कुचिपुड़ी नृत्य नाट्य दिवस घोषित किया था। देखो, अटलांटा के जो मेयर है, अटलांटा कहाँ पे है, तो USA का एक राज्य है, उसकी राजधानी है जॉर्जिया, है ना, जॉर्जिया, ठीक, जॉर्जिया है उसकी राजधानी, है ना। तो उसके मेयर हैं वो 3 नवंबर 1994 को कुचिपुड़ी नृत्य नाट्य दिवस घोषित किया था, ठीक है, इस तारीख को। तो ये किसके सम्मान में किया था, ये पूछा जा रहा है। तो जियाउद्दीन डागर नहीं, उदय शंकर नहीं, एन राजम नहीं, एक्चुअली ये कौन है, तो कुचिपुड़ी से संबंधित व्यक्ति है वेम्पति चिन्ना सत्यम, ठीक है। अभी हम बात किए थे थोड़ी देर पहले, एक और व्यक्ति कौन थे, तो वेदांतम सत्यनारायण, है ना, वेदांतम सत्यनारायण शर्मा, सत्यनारायण, है ना, सत्यनारायण शर्मा। इनके अलावा अभी क्या बात हो गया, वेम्पति चिन्ना सत्यम, ये भी हैं जिनके सम्मान में कुचिपुड़ी नृत्य नाट्य दिवस घोषित किया गया था 3 नवंबर 1994 को अटलांटा के मेयर के द्वारा, ठीक है, याद रखना। अच्छा, ये जो व्यक्ति हैं इनको पद्म सम्मान भी मिला हुआ है, ठीक है, पद्म भूषण, ठीक। तो ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, पद्म भूषण। और मिला कब, तो ये सम्मान के बाद मिला है, समझो, 1998। हमें अपने ही देश के लोगों की कदर नहीं है, दूसरे कहाँ से कदर करेंगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं।
भारतीय डाक नेटवर्क विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है? तो देखो, भारत का जो डाक नेटवर्क है ना, वो सबसे छोटा नेटवर्क नहीं, सबसे सस्ता नेटवर्क नहीं, सबसे पुराना नहीं, सबसे बड़ा नेटवर्क है भारत, ठीक है। अच्छा, प्रसिद्ध विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 अक्टूबर को, ठीक है, याद रखना 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और भारत में पहली बार डाक की जो शुरुआत हुई थी वो कब? तो 1766 में, ठीक है, लॉर्ड क्लाइव के द्वारा, माफ करना, 1766 में लॉर्ड क्लाइव के द्वारा, ठीक। अच्छा, डाक विभाग की स्थापना कब हुई देश में अपने? तो 1854 में, 1854 में, ठीक। अच्छा, जीडीएस की भी भर्ती आई थी, अभी तो मेरिट आ गया है। निम्न में से किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था? तो संविधान की आत्मा, जिसको अनुच्छेद 32 कहते हैं, किसने कहा था भाई? तो ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं, B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को क्या कहा है? तो संविधान की आत्मा। वो इसलिए क्योंकि संविधान में अधिकार तो दे दिए गए थे, लेकिन अधिकार में अगर उसका उपचार ना हो, कि अगर हमको कोई मिला नहीं अधिकार तो हम कहाँ जाएंगे, तो ये उपचार जो है उसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है वो कहते हैं कि ये संविधान की आत्मा है, क्योंकि ये क्या कह रहा है, ये हमको अगर उपचार नहीं होगा, बीमारी अगर होगा तो उसका इलाज होना जरूरी है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, अगर आपका अधिकार छीना जाता है तो आप सीधे अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226, ठीक है, 226 के तहत सीधे हाई कोर्ट हम जा सकते हैं अपने मौलिक अधिकार के लिए, और अनुच्छेद 32 के लिए हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अपने अधिकार के लिए, ठीक है, मौलिक अधिकार के लिए, याद रखना। इसमें 5 जो है वो रिट जारी होता है। तो कौन कौन सा रिट जारी होता है, थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक है। कई बार ऐसे पूछता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है परमादेश, परमादेश। तीसरा है निषेध, है ना, निषेध। अधिकार प्रेक्षा, अधिकार प्रेक्षा, ठीक है। और पांचवा है उत्प्रेषण, ठीक है। ऐसे पूछता है कि कौन कौन सा इसमें से है, नहीं है। तो अनुच्छेद 32 में या 226 में कौन कौन से हैं? तो उत्प्रेषण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध और अधिकार प्रेक्षा, ठीक। और इस प्रश्न का सही जवाब कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान की आत्मा किसको कहा है? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 32 में, ठीक। और हाई कोर्ट जाएंगे किससे? तो अनुच्छेद 226 के तहत। किस पंचवर्षीय योजना में भारी और बुनियादी उद्योगों के तेजी से औद्योगिकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया था, ठीक है। तो ये देश आज़ाद हुआ उसके बाद 1951 से 56 के बीच में पहली पंचवर्षीय योजना, ठीक है, इसमें नहीं था। इसमें किस पे आधारित था? तो कृषि, है ना, और बुनियादी, जैसे रोड कंस्ट्रक्शन, है ना, बिजली, है ना, फिर जो पाकिस्तान से शरणार्थी आए अपने, उनके लिए था ये, ठीक है। कृषि, मुख्य कृषि था, और बिजली, ये सब, ठीक है, बुनियादी विकास के लिए। लेकिन बड़े उद्योग, जो भारी उद्योग है, उसको शामिल किया गया दूसरे में, जिसमें से आरएसपी, राउरकेला स्टील प्लांट, है ना, दुर्गापुर, है ना, फिर और कौन, तो भिलाई, ये सब संयंत्र जो है इसी समय में स्थापित किए गए, ठीक। लेकिन चूंकि अपने पास बहुत सारा पर्याप्त धन नहीं था, विदेशी मुद्रा भंडार नहीं था, इसलिए ये सब जो है एक तरह से बहुत ज़्यादा मतलब सफल नहीं रहा दूसरी पंचवर्षीय योजना, क्योंकि इतना सारा चीज़ लगाने के लिए क्या चाहिए? पैसा, और पैसा अपने पास इतना था नहीं, ठीक है। अच्छा, ये किस मॉडल पर आधारित था? कभी कभी पूछता है कि प्रधानमंत्री कौन थे, तो प्रधानमंत्री 1956 से 61 तक कौन थे, ये तो आपको पता होना चाहिए कौन थे, ठीक है। ये किस पे आधारित था, किस मॉडल पर आधारित था? तो याद रखिएगा, महालनोबिस मॉडल, महाल मॉडल किस पे? महालनोबिस, ठीक है, महालनोबिस, इस मॉडल पे आधारित था। अच्छा, इस कभी ये पूछता है कि इसको लक्ष्य कितना रखा गया था विकास दर? तो 4.5 रखा गया था, लेकिन मिला क्या?
तो 4.27, मतलब इतना हम रखे थे कि हम इतना लेके आएंगे, लेकिन मिला कितना, तो 4.27। ठीक है, ये प्रश्न पूछता है इसलिए बता रहा हूँ। कौशल भारत विभिन्न उद्योग से संबंधित नौकरियों में 40 करोड़ से अधिक भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए मई सरकार द्वारा शुरू की गई थी। किस वर्ष में यह शुरू की गई थी? ठीक है, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की बात की जा रही है और इसकी शुरुआत हुई थी 10, 12 नहीं, 17 में नहीं। एक्चुअली दो ही ऑप्शन में से सही हो सकता था, 10 और 12 में तो थे ही नहीं ये सब। प्रधानमंत्री मोदी जी कौन है? तो 15 में किए गए प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा प्रधानमंत्री किसान कौशल विकास योजना। इसके तहत क्या था? तो बाजार आधारित जो डिमांड है उसके आधारित जो है वो स्किल किया जाएगा यहाँ के लोगों को, और नौकरियां बना मतलब क्या बोलते हैं, प्रशिक्षित करके नौकरी मिले, ऐसा किया जाएगा। ठीक है, ऐसा शुरुआत किए थे कब? तो 2015 में। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाले बंगाली सुधारक और पुस्तक लेखक का नाम बताइए। ठीक है, तो देखो जवाहरलाल नेहरू ये बंगाली है नहीं, ठीक। बिपिन चंद्र पाल ये भी बंगाली हैं, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक, तो तिलक जो है वो मराठी है, महाराष्ट्र के हैं, ठीक है। मराठी नहीं बोलूंगा, इनके सम्मान को गलत बात है, ठीक है। ऐसे तो कोई इतने बड़े ये स्वतंत्रता सेनानी है, तो ऐसे नाम लेना ठीक नहीं, ठीक है। ये पूरे देश के हैं ना। बाल गंगाधर तिलक ये महाराष्ट्र के, ठीक। बिपिन चंद्र पाल ये बंगाल के हैं, लेकिन ये मतलब बांग्लादेश के, एक्चुअली बांग्लादेश में इनका जन्म हुआ, ऐसा समझो आप। लेकिन ऐसे ये भी बंगाली ही हैं, ऐसा समझो आप, ठीक है। लेकिन वास्तव में इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 1856 में, ठीक है, 1856 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये पूरा नियम कानून बनाया गया था, इनके सहयोग से, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से 1856 में ये बिल पारित हुआ, ठीक है। कौन सा? तो हिंदू नहीं, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ठीक है, याद रखना। अच्छा, कुछ बुक बोल रहा था ना, ये बुक, पुस्तक कौन कौन सा है? तो देखो कहाँ गया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के जो पुस्तक हैं उसमें एक है बेताल, ठीक, बेताल। उसके बाद कौन सा पुस्तक है? तो वो है पंचविंशति, पंचविंशति, ठीक है, पंचविंशति। भ्रांति विलास ये बुक का नाम है इनका, ठीक है। पूछा जा सकता है, बस वैसे ही बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग में रख लेना है कि भ्रांति विलास, पंचविंशति, बेताल ये किनकी लिखी रचना है? तो ये है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईरान के एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हुआ। क्या साबित हुआ? एक्चुअली फतेमा मोहजेरानी, ठीक है, फतेमेह मोहजेरानी को देश की पहली महिला सरकारी प्रवक्ता नियुक्त किया गया है, ठीक है। इस पद पर पहुंचने वाली ये पहली महिला है, तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ईरान मुस्लिम देश है। फतेमा मोहजेरानी जो है वो सरकारी महिला प्रवक्ता बन गई हैं, ठीक है, पहली बात। ये ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशिकियन के द्वारा प्रस्तावित और मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृत है, ठीक है। तो ईरान के राष्ट्रपति कौन? मसूद पेजेशिकियन, और वहाँ की जो राजधानी है वो क्या है? तेहरान है ना, तेहरान। रियाल यहाँ की करेंसी। चलो अभी यहाँ फटाफट पहले इस प्रश्न में आ जाते हैं, क्या था ये घटना में। तो ईरान मसूद पेजेशिकियन, इससे पहले ये राष्ट्रपति चुनाव जीतने से पहले एक राष्ट्रपति थे जिनका नाम था रईसी, है ना, मोहम्मद रईसी, सॉरी इब्राहिम रईसी। इनका निधन हो गया था, मतलब हेलीकॉप्टर क्रैश में, ठीक है। तो वो भी याद रखना है। तो पहली महिला प्रवक्ता सरकारी कौन बन गई हैं? तो फतेमा मोहजेरानी। यही नहीं, इसके अलावा और भी 2-3 लोग हैं, ठीक है। उनमें से क्या क्या है जरा नाम बता देता हूं मैं। सीना अंसारी, ठीक है, सीना अंसारी जो है वो क्या है? तो पर्यावरण विभाग की प्रमुख नियुक्त की गई हैं, ठीक है। तो ये सीना अंसारी और फतेमा मोहजेरानी, ये सब नाम थोड़ा सा दिमाग में रख लेना है, ठीक है। ऐसे इतना पूछेगा नहीं, फिर भी दूसरे देश का इतना नहीं पूछेगा। इंडो पैसिफिक में चीन के बढ़ते प्रभाव को
मुकाबला करने के लिए के उद्देश्य से एक कदम उठाते हुए ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन, एंथनी अल्बानीज, प्रशांत नेताओं के साथ मिलकर आज प्रशांत पुलिस इनिशिएटिव शुरुआत का समर्थन किया। मतलब जो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर है ना, हिंद प्रशांत के क्षेत्र में जहाँ पे चाइना जो है वो कुछ ज़्यादा ही अतिक्रमण कर रहा है, वहाँ पे भारत की स्थिति या भारत के आसपास के जो पड़ोसी देश है जो उससे लाभान्वित हो रहे हैं व्यापार की दृष्टि से, ठीक है, वो मिल करके, जैसे क्वाड देश हैं, जापान है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, इस तरह से, ठीक है, तो प्रशांत पुलिस पहल की समर्थन किया है। मतलब ऐसा पुलिस बनाया जाएगा जो उस क्षेत्र की निगरानी करेगा। पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्रयास को चिन्हित करते हुए टोंगा में प्रशांत द्वीप समूह फोरम नेताओं की बैठक के दौरान पीपीआई की घोषणा की, ठीक है, पीपीआई मतलब प्रशांत पुलिस पहल, बताया आपको, ठीक है। कहाँ पे ये सम्मेलन हुआ है, तो टोंगा में। टोंगा एक देश है, द्वीपीय देश है, जहाँ पे फिजी है ना, ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहीं पे फिजी है और यहीं पे टोंगा भी है, ठीक है, याद रखना ये द्वीपीय देश है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने आज हेमंत सोरेन सरकार से मंत्री पद, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। झामुमो अध्यक्ष शिबू सोरेन को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि पार्टी की कार्यशैली और नीतियों ने उन्हें पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर किया है। श्री सोरेन के पास जल संसाधन विभाग के अलावा उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के विभाग था। एक्चुअली ये बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा गड़बड़ी हुआ था यहाँ पर, है ना, जब भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे, जब जेल गए तो इनको मुख्यमंत्री बना दिया चंपई सोरेन को। अब जब वो वापस आए तो इस्तीफा दिलवा दिए। वो थोड़ा कहीं ना कहीं बेइज्जती जैसा होता है। तो ये मामला थोड़ा सा तो गजब हो गया, हमको भी लग रहा था, क्योंकि मैं झारखंड का हूँ तो मुझे लग रहा था थोड़ा सा। चलो ठीक है, लेकिन ये बीजेपी में शामिल हो गए। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि उसने मिक्स्ड मैट्रिक मेम्ब्रेन नामक एक नई मिश्रित झिल्ली विकसित की है, ठीक है। क्या बोल रहा है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, और ये किसके पास है भाई, तो ये जितेंद्र सिंह, ठीक। जितेंद्र सिंह कहाँ से आते हैं, तो ये उधमपुर जम्मू कश्मीर से जितेंद्र सिंह, ठीक है। उधमपुर जो है ना, वो लास्ट जगह है जहाँ पे मतलब ठंडा और गर्मी दोनों पड़ता है। उसके ऊपर जाओगे तो सर्दी पड़ने लगेगा, उसके नीचे आओगे तो गर्मी, अपना जम्मू कश्मीर में, ठीक है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि उसने मिक्स्ड मैट्रिक्स मेम्ब्रेन नामक एक नई मिश्रित झिल्ली विकसित की है। क्या विकसित किया है, तो मिक्स्ड मैट्रिक्स मेम्ब्रेन, ठीक है, एक झिल्ली है जिसका विकास किया है, जो प्रयोगशालाओं या औद्योगिक सेटिंग्स में, जो प्रयोगशाला लेबोरेटरीज में या औद्योगिक इंडस्ट्रियल एरिया में, ठीक है, अमोनिया और उससे संबंधित चीज जो है उसका लीक होगा तो पता चल जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो है अपने जो कर्मचारी वहाँ जो काम कर रहे हैं, मजदूर हो, उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए इसको विकसित किया गया है ताकि जैसे ही लीक हो तो पता चल जाए। किसने किया है, अच्छा ठीक है, तो क्या नाम है इसका, मिक्स्ड मैट्रिक्स मेम्ब्रेन, ठीक है, एक झिल्ली है, विकसित किया है। किस लिए, तो अमोनिया से लीक होगा तो उसके बारे में पता चल जाएगा। अमीन मतलब अमोनिया का ही प्रोडक्ट है, ठीक है, बाकी चीज भी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने देश भर में अनुपयुक्त प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित बनाने हेतु स्वैच्छिक वाहन आधुनिकीकरण कार्यक्रम या वाहन स्क्रैपिंग नीति शुरू की है। वाहन स्क्रैपिंग, जो पुरानी गाड़ियां हैं, ठीक है, उनको स्क्रैप कर दिया जाएगा, खराब मतलब पिचक के वो हो जाता है ना, नया बनाएंगे, इसलिए उसको गलाया जाएगा, बेकार है, स्क्रैप में जाएगा वो, ठीक है। तो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय किनके पास है, सबसे पहले ये जान लो, है ना, नितिन गडकरी के पास है। और ये आते कहाँ से हैं, अच्छा यहाँ पे है नितिन गडकरी, ये आते कहाँ से, तो नागपुर से, ठीक है, नागपुर लोकसभा सीट से, ठीक है। कौन सा कार्यक्रम है, तो वाहन स्क्रैपिंग नीति की शुरुआत की गई है, ठीक है। कहाँ गया, वाहन स्क्रैपिंग नीति या स्वैच्छिक वाहन आधुनिकीकरण कार्यक्रम, ठीक है, याद रखना। ये किस लिए है, तो गाड़ियों के स्क्रैप कर देंगे जो पुरानी गाड़ी है, ठीक है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी
ने कहा सरकार देश में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या कम करने के लिए बड़े कदम उठा रही है और नई दिल्ली में फिक्की रोड सेफ्टी अवार्ड्स एवं कनक्लेव 2024। तो दो चीज़ें, एक तो वो आगे हम पढ़ेंगे, पहले ये देख लेते हैं दिल्ली में क्या हो रहा है। नई दिल्ली में तो फिक्की रोड सेफ्टी अवार्ड्स एवं कनक्लेव 2024 आयोजित हुआ है। कहाँ पर? तो दिल्ली में, ठीक है। छठे संस्करण इसका हुआ है। को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाने के लिए सड़कों का ऑडिट किया जाएगा। ऑडिट जो होता है ना, वो पूरे वर्ष का हिसाब किताब होता है, ठीक है। ऑडिट में क्या होता है? हिसाब किताब होता है। अगर हिसाब किताब लगाया जाए तो ही पता चलेगा ना कि क्यों हो रहा है। एक और चीज़ में क्या कहा है, तो जितने नक्सल गतिविधियों में मारे जाते हैं जो लोग, उससे कहीं अधिक ज़्यादा जो है वो सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए लोगों को ऐसा शुरुआत किया जा रहा है, ठीक है, ऑडिट करने का। तो ये छठा संस्करण है, याद रखना। कहाँ पे हो रहा है? तो फिक्की रोड सेफ्टी अवार्ड्स एवं कनक्लेव 2024, ठीक। कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में। अच्छा, ये रोड सेफ्टी अवार्ड्स किसको दिया गया सबसे बेस्ट का? तो ओडिशा, अपना ओडिशा, ठीक। मोहन चरण मांझी, है ना। मुख्यमंत्री कौन है? तो मोहन चरण मांझी। नेक्स्ट है बांग्लादेश में प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, है ना। इन्हीं के नेतृत्व में अभी सरकार गठन हुआ है। नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने जमात ए इस्लामी और उसकी छात्र शाखा संगठन, क्या नाम है? इस्लामी छात्र शिविर, इन दोनों पर जो है प्रतिबंध लगा हुआ था, इसको हटा दिया है, ठीक है। बस थोड़ा सा नाम याद रख लेना, जमात ए इस्लामी और इस्लामी छात्र शिविर, ये दोनों एक ही संगठन है। ये छात्र संगठन है, ये नेता संगठन, ठीक। बस। अच्छा, ये याद रखिएगा, आवामी लीग, जो शेख हसीना थी ना, वो आवामी लीग पार्टी की थी, ठीक है। तो इस ये जो है आवामी लीग जो है, इसको प्रतिबंध लगा दिया था आतंकी समूह बता करके, ठीक है। आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का विशेष कोई सबूत मिला या कुछ हुआ तो उसको क्या किया? आतंकी गतिविधियों में शामिल कह के उस पर प्रतिबंध लगा दिए थे। किस पर? तो इस्लामी छात्र शिविर और जमात ए इस्लामी पर, ठीक है, याद रखना। केंद्र सरकार ने देश के औद्योगिक परिदृश्य को बदलने के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 12 नए ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहरों को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में कैबिनेट की बैठक चल रहा है, उसमें कुछ प्रोग्राम इस तरह का हो रहा है। तो 12 शहर पहले देख लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उत्तराखंड में खुरपिया, बिहार में गया, पंजाब में राजपुरा पटियाला, तेलंगाना में जहीराबाद, है ना, महाराष्ट्र में दीघी, आंध्र प्रदेश में औरवाकल और कोपरथी, केरल में पलक्कड़, राजस्थान में जोधपुर और पाली, है ना, उत्तर प्रदेश में आगरा और प्रयागराज। तो ये कौन से शहर हैं? ये स्मार्ट सिटी हैं, ठीक है, जिसको 12 अभी मंजूरी मिला है। कौन सी सिटी है? तो औद्योगिकरण, कहाँ गया? औद्योगिक ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहर, ठीक है। ग्रीनफील्ड, ग्रीन भी रहेगा, ग्रीनरी भी रहेगा, है ना, ग्रीनफील्ड रहेगा, और स्मार्ट सिटी भी रहेगा, और औद्योगिक इंडस्ट्री भी रहेगा, ठीक है। कितने शहर बता दिया अभी? 12। चलो आगे देखते हैं थोड़ा सा। सरकार ने 234 नए शहरों में 730 निजी एफएम चैनल जो उसकी ई नीलामी करेगी, जिसका लागत कितना है? तो 784 करोड़ रुपए, ठीक। चलो अभी इतना ही। वीडियो पसंद आएगा तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय हिंद।